शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर। चलो भाई, प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, सभी लोग क्वेश्चन पेपर देखते रहना। प्रश्न दिया हुआ है, दो बैंकों ने 1000 पर 2 वर्षों के सामान्य ब्याज का अंतर ₹5 है, तो उसकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि सामान्य ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, ₹5 है, तो उसके ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। दो बैंकों ने 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, तो दो अलग अलग बैंक है, दोनों अलग अलग ब्याज दर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि पहले बैंक का जो ब्याज दर है वो कितना है, R1 है, और दूसरे बैंक का कितना है, R2 जो है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, R1 पहले बैंक का और R2 जो है दूसरे बैंक का जो है दिया हुआ है। अब कहा गया है कि उनके ब्याज दरों में अंतर कितना होगा। यदि सामान्य ब्याज का अंतर कितना है, ₹5 है। ठीक है, दरों में अंतर कितना होगा कहा गया है, जबकि उसका जो ब्याज है उसका अंतर कितना दिया है, ₹5 जो है दिया हुआ है। तो अगर मैं R1% में लेकर के पहले बैंक का क्या देखूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 1000 रुपए दोनों के लिए दिया हुआ है, तो इसका मूलधन हो जाएगा 1000 गुणित पहले बैंक के लिए R1 हो जाएगा, गुणित समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, दोनों के लिए समान समय हमारा दिया हुआ है। फिर अगर दूसरे के लिए मैं निकालूं तो इसका भी हमारा 1000 रुपया हो जाएगा, गुणित इसके लिए हो जाएगा R2, गुणित इसके लिए भी समय 2 वर्ष दिया गया है, बटे क्या हो जाएगा 100। फिर कहा गया है कि दोनों के लिए जो ब्याज का अंतर है, अंतर यानी माइनस, अब यही तो हमारा ब्याज है ना, एसआई का फॉर्मूला यही तो है, हमने बस रखा। तो इनके बीच में अंतर यानी माइनस कितना दिया हुआ है, ₹5 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे आया, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्याज के बीच में अंतर कितना है, ₹5 का अंतर है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, फॉर्मूले में रखा और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब ये क्या बन गया, अंतर बन गया। अब बस इसको सरल करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं सबको देख पा रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि इसमें केवल R1 है, इसमें केवल R2 है, जो कि अलग अलग है, बाकी सारे सेम है। तो अगर मैं सबको कॉमन लूं तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 2000 बटे 100 ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, R1 बचेगा, माइनस इसमें भी वही चीज सेम है, तो केवल क्या बचेगा, R2 बचेगा। पूरे का बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको कटा दो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 20 को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे 20 हो जाएगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। अब इसको कटा दो, ठीक है, इसको भी कटा दो, 5 एकम 5, 5 24 कितना आ गया, 1/4। अगर हम इसको दशमलव के रूप में जो है लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य शून्य, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, 0.25। क्या पूछा था आपने को कि उनके ब्याज दरों में अंतर कितना होगा, तो कितने का अंतर होगा उनके ब्याज दरों में, 0.25% का अंतर होगा। ठीक है, सरल था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही हमने किया। हमने क्या किया, दोनों के बीच में अंतर जो है निकाल दिया, तो यही ब्याज दर का अंतर है, तो कितना आ गया, 0.25। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 22वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल हमने पिछले भी क्वेश्चन में हमने करा था। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 22वां पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ₹815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में ₹854 हो जाता है, तो धन जो है क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमने कैसे हल किया था, हम कंडीशन निकालते हैं। 3 वर्ष में हमारा कितना हो जाता है, कहा है 3 वर्ष में ₹815। ठीक है, और चौथे वर्ष में यही 815 से बढ़कर के कितना हो जाता है, ₹854। ठीक है, ₹854। तो अगर इसके बीच का मैं अंतर देखूं तो 3 से सीधा ये 4 बढ़ा, यानी 1 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 वर्ष में अगर मैं बढ़ोतरी को देखूं तो कितना हुआ है, 815 में 54 को घटा दो कितना आएगा, ये आ जाएगा ₹39। ठीक है, ₹39 की क्या हुई है, 1 वर्ष में बढ़ोतरी हुई है। और जो 1 वर्ष में बढ़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है।
ये हम जान रहे हैं कि जो एक वर्ष में जितनी रुपए अधिक होती है वही हमारा क्या है, ब्याज है। अब पूछा क्या गया है कि उसका जो है धन क्या होगा। अब चाहे तो आप 3 वर्ष में निकालो या फिर 4 वर्ष में निकालो, आपका जो है हमको मूलधन जो है ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 वर्ष के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो तीसरे वर्ष में हमारा मिश्र धन कितना है, 815। तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में किसको घटा देते हैं, ब्याज को घटा देते हैं। तो हमारा क्या मिल जाता है, मूलधन मिल जाता है ना। ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं। अब हमको पी की वैल्यू निकालना है। मिश्र धन हमारा तीसरे वर्ष के लिए कितना दिया है, 815 दिया है, माइनस 3 वर्ष के लिए हमको लेना है, तो 3 गुणित क्या कर देंगे, जो भी ब्याज हमारा आया हुआ है, तो 39 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 815 माइनस 3 ये 27, 3 3 9 और 2 11। तो 815 में अगर हम 117 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 में 7 घटा दो 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 में 2 घटा दो 9 आ गया, फिर 8 में फिर से 2 घटा दो 6 आ गया। कितना आ गया, 698 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सवाल हमने पहले भी कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही सरल है, इस तरीके से पूछा आपका जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। समझ में नहीं आएगा तो बताना। प्रश्न क्रमांक 23, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सरल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई कठिन सवाल आपका नहीं आता है, बस समझना है कि बनाते कैसे हैं और कैसे बनेगा। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक पढ़ देते हैं 23। रुपए 15,000 का कुछ भाग 7% पर तथा शेष भाग 11% पर उधार दिया गया। वार्षिक कुल ब्याज रुपए 1290 था। 7% पर उधार दिया गया धन जो है कितना होगा। ठीक है, चलो ये सवाल हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, यहाँ पे देखो हमको जो है वैल्यू दिया हुआ है कि 15,000 रुपए का कुछ भाग 7% पर और शेष भाग 11% पर जो है उधार दिया गया। कुल वार्षिक ब्याज 1290 रुपए था, तो 7% पर दिया गया जो धन था वह कितना होगा, ये हमको बताना है ना। 15,000 टोटल हमको रुपया दिया हुआ है, उसका 7% और शेष भाग 11% पर उधार दिया जा रहा है। और जो अंत में हमको ब्याज मिलता है, अतिरिक्त जो राशि मिलती है, दोनों मिलाकर के, चाहे वो 7% पर हो या 11% पर हो, दोनों मिलाकर के कितना मिल रहा है, 1290 रुपए कुल ब्याज मिल रहा है। तो हमको बताना है कि 7% पर जो 15,000 का कुछ भाग हमने उधार दिया था वह कितना रुपए था, यानी कितना रुपए 7% पर उधार दिया गया। तो हम मान लेते हैं टोटल तो हमारा 15,000 रुपए है, उसी में से कुछ भाग 7% पर और कुछ भाग 11% पर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने 7% पर कितना रुपए उधार दिया, x रुपए। अब हमको मालूम नहीं है तो हम मानते हैं। ठीक है, तो अगर 15,000 रुपए का टोटल हमारा कितना रुपया है, 15,000 रुपए, अगर मैंने 15,000 रुपए में से x रुपया 7% पर ब्याज दे दिया, तो बचा कितना प्रतिशत है, बचा कितना प्रतिशत है, तो 15,000 में मैं क्या करूंगा, x को घटा दूंगा, तो जो भी वैल्यू बचेगा उसको मैं 11% पर भाग जो है उधार दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया। टोटल हमारा 15,000 रुपए था, कुछ भाग 7% पर दिए, कुछ भाग तो हमको मालूम नहीं है कौन सा भाग है, तो हमने मान लिया कि x रुपए हमने क्या किया, उसको जो है उधार दिया। तो 15,000 में टोटल कितना बचा, तो 15,000 में x यानी कुछ भाग को माइनस कर देंगे, तो जो शेष भाग है उसको हमने 11% पर क्या दिया, उधार जो है दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वार्षिक गणना करते हुए वार्षिक कुल ब्याज रुपए 1290 था। कुल ब्याज कहा गया है, यानी पहले 7% पर जो भी ब्याज आएगा प्लस 11% पर जो भी ब्याज आएगा वो हम जो है लिखेंगे। तो 7% के लिए x हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और 11% के लिए 15,000 माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर PRT/100। तो पहले मैं 7% के लिए अगर गणना करता हूं तो ये हो जाएगा x गुणित 7 गुणित वार्षिक कहा गया है इसलिए हम 1 लेंगे। ठीक है, वार्षिक यानी 1 वर्ष होता है,
पूरे का बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लस प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि कुल ब्याज हमारा 1290 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब 11% के लिए गणना कर दो, तो इसके लिए मूलधन हमारा दिया हुआ है 15,000 माइनस x गुणित 11 गुणित 1 पूरे का बटे 100 बराबर हमको दिया हुआ है कि कुल ब्याज कितना है 1290 रुपए है। ठीक है, ये 1290 रुपए मैंने बराबर करके क्यों लिखा और दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि ये भी हमारा ब्याज है और ये भी हमारा ब्याज है, ब्याज का ही तो फॉर्मूला है ना भाई। तो टोटल ब्याज हमको तो दिया हुआ है कि 1290 है, तो पहले 7% के लिए जो भी ब्याज था उसका जो भी मान आएगा प्लस 11% के लिए जो भी ब्याज था उसका जो भी मान आएगा, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1290 रुपया। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ करके हमारा वैल्यू जो है कितना माना 1290 माना। अब बस सरल करना है और x का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना। अब इसको सरल कर दो, चलो ये हो जाएगा 7 एकम 7x बटे 100। ठीक है, प्लस अब यहां से 11, एक का तो कोई मतलब नहीं है, 11 अंदर जाएगा, तो यहां से 15 और 11 का गुणा कर दो, 15 में 11 में होता है 165, 165 हो गया और 3 बार 0 है तो 3 बार 0 लगा दो, माइनस x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 11x पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा बराबर 1290। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जाएगा है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमको जो है फाइंड आउट करनी है। अब देखो दोनों का 100 है, दोनों का बटे 100 है, तो मैं दोनों के लिए एक ही 100 लिख सकता हूं और ऊपर को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे 7x धन इसको पहले ले लेता हूं मैं 7x माइनस 11x प्लस 1,65,000 बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 1290 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अब 11x में 7x को घटा दो कितना हो जाएगा 4 आएगा, क्योंकि 11 बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1,65,000 माइनस यहाँ पे बचेगा 4x तो पूरे का बटे 100 बराबर 1290। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अब देखो अब इस 100 को इधर गुना कर दो, तो 100 को इधर गुना करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1,65,000 माइनस 4x बराबर 100 को इधर गुना करेंगे तो 1290 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये 1290 हुआ, 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब 4x को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमने 4x को प्लस में लिख लिया बराबर 1,29,000 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे 1,65,000 में 1,29,000 को घटाएंगे, यानी 165 में 129 को घटाना है। अब 100 को भी भूल जाओ, 65 में 29 को घटाओ कितना आएगा बताओ, 65 में 29 को घटा दो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 165 में 129 घटा दो, 15 में 9 घटाएंगे। ठीक है, 15 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब 16 में, अब ये 13 बन गया है ना, 16 में 13 घटाएंगे तो 3 आएगा, अब 3 ठो 0 है तो 3 ठो 0 लगा दो, 36,000 आएगा। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 4 या 36 यानी 9,000 रुपए। हमको क्या निकालना था, देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि उधार दिया गया 7% पर उधार दिया गया धन क्या है। हमने माना है ना भाई 7% पर हमने कितना रुपए उधार दिया x रुपए, हमने शुरू में ही माना है देखो कि 7% पर हमने x रुपया उधार दिया, यानी यही जो x की वैल्यू है यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमने इतना रुपए क्या किया उधार दिया। ठीक, समझ में आ गया, बहुत ही सरल था, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा ज्यादा जाता है क्योंकि ऐसे सवाल जो है थोड़े लंबे बनते हैं। ठीक है, चलो आ गया समझ में, अगला आगे बढ़े। चलो वीडियो जो है डल जाता है, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा एक सवाल मैंने आपको शायद होमवर्क में दिया था। होमवर्क का सारा क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, सारा क्वेश्चन बना लिए हो। चल प्रश्न क्रमांक 24, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ऐसा एक सवाल शायद मैंने दिया था, है ना। तो देखो कैसे इसको सरल करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 24वां टिक लगा लो, इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं।
और भी जितने भी मैंने आपको बताया है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है करके, उसको भी आप टिक लगा लेना। वीडियो को आप दोबारा देख लेना, जो भी क्लासेस यहाँ पे बताया गया है सारे अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया है, कितने समय में, हमको समय की गणना करनी है, 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज। अब यहां तक रुक जाओ, कितने समय में का है, मतलब हमको जो है समय नहीं मालूम, ठीक है। 3% पर 8,000 रुपए का, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपए का 3% पर कितने समय में। तो समय हमको नहीं मालूम है तो हमने उसको टी ही रख दिया, टी यानी टाइम, ठीक है। अब फिर कहा गया है कि उतना ही होगा, उतना ही होगा मतलब क्या समझे, बराबर। उतना ही होगा मतलब क्या समझे, बराबर। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ना, प्रश्न में इतना पहले कहा गया है, मैंने इतना लिखा, बराबर उतना ही होगा कहा है मतलब बीच में बराबर लगा दिया। फिर कहा गया है कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का, है ना, 6,000 रुपए का कितना, 4% वार्षिक दर से कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए होगा। तो उतना ही होगा मतलब बीच में बराबर चिन्ह, ठीक है। अब इसी को हमको हल करना है और टी की वैल्यू निकालनी है। 100 इधर है, 100 इधर है, कैंसिल हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 इधर, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखो कुछ जा रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब देखो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, टी बराबर कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बस है, बाकी आंसर जो है निकल करके आ जाता है। चलो अगला, आगे समझ में ये वाला। चलो प्रश्न क्रमांक 25वां देखते हैं। चलो पढ़ दो कोई क्वेश्चन 25 को। पढ़ दो कोई भी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, उधार दी गई राशि क्या। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो रुपए 540 अधिक जो है प्राप्त होते। तो उधार दी गई राशि जो है कितनी थी, हमको नहीं बताया गया है ना। हमको कहा गया है कि कोई धनराशि, है ना, और 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कहा है यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते। मैंने आपको पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन कराया हुआ है और उसमें ये बताया था आपको कि जो भी कमी या जो भी बढ़ोतरी दिया रहता है, यानी कम या अधिक जो भी दिया रहता है, या तो उसके रुपए के बराबर रहता है, जो हमको रुपए में कमी या फिर बेसिक जो भी है कमी बेसी वो दिया रहता है, उसके बराबर जो है अपन लेते हैं। तो मान लेते हैं हमको धनराशि तो मालूम नहीं है, हमको निकालना है कि उधार दी गई राशि जो है कितनी थी। तो मान लेते हैं कि हमको जो है पी जो है हमारा क्या है, उधार दी गई राशि है, गुणित कितना बोला है, 2.5% वार्षिक अधिक दर पर। ये 2.5 क्या है हमारा, इतना अगर अधिक होता है ना, इतना अगर अधिक होता कितने दिनों के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, बटे 100, तो क्या होता, इतना अगर अधिक होता 2.5 3 वर्ष के लिए पी रुपए पर, तो मुझे क्या होता, 540 रुपए, 540 रुपए अधिक ब्याज जो है प्राप्त होते। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल ब्याज नहीं है जो 540 कहा गया, ये कहा गया है कि जो एक्चुअल मिलेगा उसमें 540 अधिक रहेगा, मतलब 540 और जुड़ेगा। और ये जो हमने 2.5 रहा ये भी हमारा एक्चुअल नहीं है, जो भी ब्याज दर था उसमें हमने 2.5% की वार्षिक बढ़ोतरी करी, तो ये भी हमारा बढ़ोतरी है और ये भी हमारा बढ़ोतरी है। तो हमेशा आप याद रखना, जो भी हम यहाँ पे अंतर लेते हैं या जो भी कमी या बेसी यहाँ पे ले जाता है, इधर भी उतना ही रुपए में कमी या बेसी को जो है हम बराबर करके बनाते हैं। सिंपल सी बात, यानी अंतर का जो भी आपको अंतर दिया जाता है उसी अंतर को हमको एक्चुअल मान करके उसका ब्याज जो है निकालना होता है। ठीक है, अब देखो सरल कर दो, अब सरल कर दो यहां से। ठीक है, P गुणित, अगर मैं दशमलव को हटाता हूं
तो ये हो जाएगा 25 गुणित 3 बटे 1 जीरो नीचे में बढ़ जाता है, 1000 हो जाएगा बराबर 540 मेरा दिया हुआ है। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 शून्यम शून्य। ठीक है, 3 से इसको कटा दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम शून्य। अब यहाँ से P बराबर 40 को इधर गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 1 और 2 यानी कितना हो जाएगा 7200 रुपए हमारा क्या मिल गया, टोटल जो उधार दी गई राशि थी वो प्राप्त हो गई और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने अंतर से, हमने कमी या बेसी जो हमारा था वहां से हमने क्या किया, टोटल जो राशि है, कुल जो राशि है वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, बहुत ही सरल सरल पूछा जाता है इसमें सवाल, इसको आज खत्म कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन और बच गया है, खत्म करेंगे आज इसको। उसके बाद कुछ होमवर्क के लिए भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको दूंगा। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए 40-50 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल बना लेना। चलो, प्रश्न क्रमांक 26 पढ़ दो कोई भी एक जने। अनुज से सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान ब्याज दर अर्जित किया है तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने पे क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? अब बताओ, आप ही लोग बताओ कि क्या करना है इसमें, बताओ। समझने का प्रयास इसी से करते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे गणित को उतना क्वेश्चन समझ में आता जाएगा कि बनाते कैसे हैं, और जब आपको पता चल गया कि बनाते कैसे हैं फिर आराम से बन जाएगा। देखो, एक एक स्टेप में आप सरल किया करो, कहीं से दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि ये बनेगा कैसे, आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि बनता कैसे है। क्वेश्चन में कहा गया है अनुज से सालाना 12% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए गए। कुछ पैसे, अब हम जानते हैं कि ब्याज में क्या क्या चीजें होती हैं, मूलधन, दर और समय, ये चीज रहता है ना। हमको मूलधन नहीं दिया है, हमको समय दिया है, हमको ब्याज दर जो है दिया हुआ है। ठीक है, लिख लो आप क्या क्या दिया है। मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या है, P है, कितना प्रतिशत पर, 12% पर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100, इतना दिया हुआ है हमको, ये हमने लिख लिया। फिर क्या कहा गया है, फिर क्या कहा गया है, इसके अलावा उसने 2 साल के लिए उसने दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। ठीक है, दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया, तो हमने पहले क्या माना था, मूलधन को P, अब दूसरे निवेश में वो कितना निवेश करेगा, 3 गुना उसके, तो 3 बार P कर दो, यानी 3P कर दो। फिर क्या कहा गया है, कितने साल के लिए कहा गया है, उसने 2 साल के लिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, गुणित 2 कर दिया। गुणित क्या हमको ब्याज दर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो भाई ब्याज दर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको R मान लेते हैं, पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से देखो, एक कंडीशन और दिया है कि यदि उसने दोनों योजनाओं से समान ब्याज दर अर्जित किया हो, इसका मतलब हम क्या समझे कि जो ब्याज दर है दोनों का वो क्या है, एक समान है ना। जो ब्याज आखिरी में उसको मिल रहा है, ब्याज दर जो आखिरी में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक समान मिल रहा है। ठीक है, एक समान ब्याज जो है अंत में उसको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, चाहे वो इतना निवेश करे या फिर उसको 3 गुना निवेश करे, आखिरी में जो उसको ब्याज मिलेगा वो क्या मिल रहा है, उसको एक समान जो है मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या होगी, तो यहाँ पे बीच में एक समान कहा गया है, मतलब दोनों जो ब्याज है उसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है, अब बस आपको सरल करना है। ठीक है, तो ये पहली योजना हो गई और ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी योजना। ठीक है, अब इसको सरल कर दो, यहां से P से P कट गया ऊपर ऊपर में, नीचे 100 से नीचे 100 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या कटेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, मैं डायरेक्ट कटा रहा हूं, देखते जाना। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, पहले मैंने इसको गुणा किया फिर इससे कटा दिया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, R बचा, बराबर यहाँ पे कितना बचा, 3 दूनी 6, यानी हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 6%। और निकालना क्या था अंत में, देखो हमको दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर जो है क्या होगी, यानी दर जो है निकालना था किसकी, दूसरी योजना की, और दूसरी योजना के लिए दर हमने माना था R है,
तो हमने आर की वैल्यू कितनी निकाल लिया, 6% निकाल लिया। समझ में आया? क्वेश्चन देखो कितना लंबा था, ऐसा लग रहा था कि अरे पहाड़ है तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, समझना बस है आपको प्रश्न को, आपका आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं। अभी अपन अगर समय रहेगा हमारे पास तो हम सीजीटेट और शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आए हुए थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलो पहले 2-3 सवाल और कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 27वां, चलो पढ़ दो। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है। और रमेश 20% की साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपया उधार लेता है। ठीक है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? मिश्र धन समान होंगे ऐसा कहा गया है। ठीक है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, कितने वर्षों में एक समान जो है होंगे, क्या एक समान होंगे कहा है, मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे, सुरेश का और रमेश का दोनों का सबसे पहले हम मिश्र धन जो है कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर इसका मिश्र धन जो है कितना आएगा, क्योंकि समय तो हमको नहीं दिया है ना, समय कितने वर्षों में जो है समान होंगे ऐसा कहा गया है, तो समय को हम दोनों के लिए एक समान जो है मानेंगे। ठीक है, अब चलो सरल करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मिश्र धन ए बराबर क्या बताया था, P गुणित क्या बताया था, 1 प्लस RT बटे 100। ये P ये SI बराबर PRT अपॉन 100 वहीं से बनता है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूले पर हम जो है प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है सुरेश, तो इधर हम लिख लेते हैं सुरेश के लिए कितनी होगी, और इधर हम लिख लेते हैं रमेश के लिए। ठीक है, रमेश के लिए कितनी है, तो मान लेते हैं कि सुरेश के लिए जो हमारा मिश्र धन है वो A1 है और रमेश के लिए हमारा मिश्र धन है A2। दोनों को हमने मान लिया, अब दोनों को लगातार हम सरल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुरेश का कहा गया है कि 24% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपया उधार लेता है। P का वैल्यू कितना दिया है इसके लिए, 80,000 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो मैं उस पार को मिटा देता हूं। ठीक है, इस पार को भी मिटा देता हूं, थोड़ा सा लंबा जा सकता है हमारा, ताकि सरल करने में कोई दिक्कत ना आए। चलो अब यहां पे मैंने लिख लिया सुरेश का, इधर मैं लिख लेता हूं रमेश का। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं रमेश के लिए। अब इसके लिए मैंने मान लिया A2 है हमारा। अब A1, अब पहला सुरेश के लिए कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपए, कितने प्रतिशत पर, 24% पर, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपए 1 प्लस R की वैल्यू हमारा दिया है 24 और T तो हमको दिया नहीं है, तो T हम वैसे ही लिख लेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रमेश के लिए हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसका कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका 91,000, तो ये हो जाएगा 91,000 गुणित 1 प्लस इसका ब्याज दर कितना दिया हुआ है 20, ये हो जाएगा 20T बटे 100। क्योंकि हमको समय नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने क्या किया, दोनों को एक समान जो है माना। ठीक है, अब देखो अब इसको सरल कर दो, और थोड़ा सा सरल कर देते हैं। ठीक है, देखो 100 एकम 100 इधर करेंगे अपन, ये हो जाएगा हमारा 80,000 और इधर 100 एकम 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 24T पूरे का बटे 100, ऐसे होता है हमारा। इधर भी सेम वैसे ही करेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है ना, इसी तरीके से इसको जो है बनाया जाता है, क्योंकि मिश्र धन हमको तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई। तो आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे, सीधा आप लोग डायरेक्ट करोगे। चलो ये हो जाएगा 91,000 गुणित सेम इसको भी कर देंगे 100 प्लस 20T बटे 100। अब इसको कटाना बस है और कुछ नहीं है, 100 इधर फिर 2 इधर, 0 कट गया हमारा। अब यहाँ पे
800 से अंदर में गुणा करेंगे, 800 से अंदर में गुणा करेंगे तो 100 के साथ करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा 80,000 प्लस 800 का 24 के साथ करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 24 गुणित 8 करो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 19 यानी 192। ठीक है 192 और ये 2 बार 0 है तो इसलिए 2 बार 0 हो जाएगा, 19,200 हो गया। ठीक है इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इतना आ गया इसकी वैल्यू, नीचे 100 तो कट गया हमारा। सेम इसी तरीके लिए A2 के लिए हम करेंगे तो 0 से 0 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर में गुणा करेंगे तो फिर से ये हमारा हो जाएगा 91,000 प्लस 91 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 या 18, 18,200 आ जाएगा। ठीक है 18,200 टी हो जाएगा। अब देखो, अब फिर से क्या कहा गया है प्रश्न में कि उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में एक समान होंगे, उनके ऋणों के मिश्र धन जो है कितने वर्षों में एक समान होंगे। तो यहाँ पे हमको A1 की वैल्यू मिली है, यहाँ पे हमको A2 की मिली है, तो दोनों को कहा गया है कि उनके जो मिश्र धन है वो क्या होंगे, एक समान होंगे। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे A1 और A2 दोनों क्या है, बराबर है। तो A1 के बराबर A2 है तो ये पूरे का वैल्यू ये पूरे के वैल्यू के बराबर होगा, है ना। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 19,200 टी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 91,000 प्लस 18,200 टी। अब देखो इसको सरल कर देते हैं। देखो आप चाहो तो 0 0 को कटा सकते हो ताकि छोटा वैल्यू मिल जाए, है ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा कैसे कटाना है। सबसे अगर 2 0 को हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाग करना, अगर नहीं हटाओगे तो डायरेक्ट इसको कर लो। 19,200 है यहाँ पे 19,200 है टी में, माइनस 18,200 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 18,200 टी बराबर इधर 91,000 है, 80,000 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 91 में 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 बचेगा हमारा, 11,000 बचेगा। अब सेम इसको भी कर दो, 19,200 में 18,200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10,000। कितना बचेगा यहाँ पे, 10,000। हाँ 10,000 कैसे बचेगा, 1,000 बचेगा। 18 के बाद 19 आएगा, है ना, 1,000 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000 टी बराबर 11,000। ठीक है यहाँ तक समझ में आया। अब इधर बना देता हूं मैं। अब 1,000 टी, अब देखो इसमें 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो टी बराबर कितना मिल रहा है हमको, 11। ठीक है कितना मिल रहा है, टी बराबर सीधा 11 वर्ष। ठीक यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था देख लो, क्या पूछा गया था कि कितने वर्षों में जो है उनके ऋणों का मिश्र धन बराबर होगा, तो कितने वर्षों में बराबर होगा, 11 वर्ष में। ठीक है कैलकुलेशन बस है, इसमें कुछ नहीं, हमने अलग से कुछ भी नहीं लगाया, बस ये फॉर्मूला लगाया, A1 के लिए कंडीशन निकाला और सीधा रमेश के लिए भी हमने कंडीशन निकाला। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों बराबर था, हमने दोनों को बराबर किया और समय का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 11 वर्ष जो है निकाल लिया। थोड़ा सा लंबा है, बाकी बहुत ही सरल है, अगर कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो 1 मिनट में बन जाएगा। ठीक है चलो अगला पढ़ दो। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपए पर 5 वर्ष ब्याज जितना की 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि Y रुपए पर, तो एक लिखना रहता है तो वीडियो को पुश कर लो और लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बनाते बनाते, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको उतार सको या समझ में आ जाएगा तो बाद में आप खुद से भी बना सकते हो। चलो प्रश्न क्रमांक कितना था हमारा, 28 नंबर। क्या कहा गया है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित Y रुपए पर हो। तो X अनुपात Y जो है ज्ञात करिए। 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज। अब 8% X रुपया 5 वर्ष तीनों दिया हुआ है हमारा, तो पहला हम कंडीशन क्या लगा लेंगे यहाँ पे, X
गुणित 8 गुणित 5 पूरे का बटे 100। ये पहला कंडीशन दिया है हमने, पहला उतना ही होगा कहा है, मतलब बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। अब फिर से दिया है हमारा कितना रुपया, y रुपया, y रुपया का कितना प्रतिशत पर, 7.5%। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, पूरे का बटे 100 उतना ही होगा, इसलिए बीच में हमने क्या लगा दिया, बराबर। अब यहां से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x y को हम x की तरफ ले आएंगे तो y ऊपर में है, गुणा में नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पे x है, x बटे y हो गया, बराबर। इधर क्या बचेगा हमारा 7.5 गुणित इधर बचे है 6 बटे, अब ये 8 और 5 ऊपर में था, इधर जाके नीचे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 गुणित 5। डायरेक्ट मैंने कर दिया और ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं दशमलव अगर हटा रहा हूं तो ये हो जाएगा 75 गुणित 6 बटे 8 गुणित, अब ये हो जाएगा 50, क्योंकि एक तो दशमलव हटाते हैं, एक तो जीरो नीचे में आ जाता है हमारा, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, अब 25 से कटा दो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है। अब देखो ये कितना और कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9 बटे 8, और इधर कुछ नहीं है तो ये हो गया हमारा x बटे y। क्या पूछा गया था, देखो प्रश्न में x अनुपात y, और बटे मतलब ही तो अनुपात होता है हमारा, तो ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर 9:8। ठीक, यही हमारा आंसर था। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 29वां। बना लोगे क्या 29 और 30 को, देखो फटाक से। थोड़ा बहुत अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 2-4 क्वेश्चन उसमें का भी हो जाएगा। 29 हमारा दिया हुआ है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि पर परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपए था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 अधिक होता, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज जो है दिया गया था। ठीक है, चलो कहां पे बता दूं, यहीं पे बता देता हूं, प्रश्न क्रमांक 29 में। देखो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो देखो, हमको P की वैल्यू नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है क्या, मूलधन नहीं दिया गया है। तो मूलधन नहीं दिया गया है तो जो भी हमको दिया गया है कि धनराशि पर परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपए था। मिश्र धन हमको कहा गया है कि 1 वर्ष के लिए कोई निश्चित धनराशि अगर हम लगा रहे हैं तो उसका जो मिश्र धन है वो 1484 रुपए है। तो मान लेते हैं कि हम कितना रुपए लगा रहे हैं, P रुपए लगा रहे हैं, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हमारा P का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा। अब देखो एक चीज और कहा गया है कि प्राप्त मिश्र धन 26 रुपया 50 पैसा जो है अधिक होता है। क्या कहा गया है, 26 रुपया 50 पैसा जो है अधिक होता है। 2% अधिक जब होता है ब्याज उस कंडीशन में, किसके, तो जो भी हम पैसा लगाए रहते हैं, है ना, जो भी हमने धनराशि लगाया, यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्र धन 26 रुपया 50% अधिक होता। ठीक है, मतलब कहा गया है कि जो भी हमने पैसा लगाया, अगर इस पैसे में जो ब्याज दर है वो कितना होता, 2% अधिक होता, तो हमारा जो भी वहां पे क्या मिलता, मिश्र धन मिलता, वो कितना होता, 26 रुपये 50 पैसे अधिक होता। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कंडीशन में अगर दिया रहता है वो किसके बराबर होता है, जो भी हमको पैसा दिया रहता है वो उसके बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है, जो भी पैसा दिया रहता है उसके बराबर में होता है। यानी P का जो 2% है एक्स्ट्रा, वह किसके बराबर होगा, जो भी मिश्र धन दिया है उसमें जो भी अधिक दिया है 26 रुपये 50 पैसा, उसके बराबर होगा। अब ये हो गया हमारा। अब फार्मूला बता दो कि क्या क्या होता है हमारा मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला बता दो। ये जो हम लास्ट में कह रहे हैं कि 1 वर्ष के लिए 26 रुपये 50 पैसे हमको जो है अधिक मिश्र धन प्राप्त होगा, ये जो हम 1 वर्ष के लिए अधिक मिश्र धन प्राप्त होगा बोल रहे हैं, यही हमारा क्या है, ब्याज है। क्योंकि 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट कहा गया है, यही इसलिए यही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा।
अब हम फार्मूले में जानते हैं SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100 होता है। अब हम लगा देंगे यहीं पे, ये हमारा P मिश्रधन, P मूलधन था, 2% ब्याज पर था, 1 वर्ष के लिए था, तो इतना रुपए हमें मिश्रधन मिलता है 1 वर्ष के लिए, तो यही हमारा ब्याज है। जो हमको मिश्रधन मिलेगा 1 साल के लिए वही हमारा ब्याज कहलाता है। तो SI का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 26 रुपया 50 पैसा बराबर P हमको मालूम नहीं है, R हमको दिया है 2%, ठीक है, गुणित समय हमको दिया है 1 वर्ष बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब सरल कर दो, 100 को इधर लेके जाएंगे तो 2 जीरो है यहाँ पे, मतलब दशमलव हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 2650 बराबर P गुणित 2। तो यदि हम P की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसको भाग कर दो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, यानी कितना आ गया P की वैल्यू हमारी 1325 रुपए। क्या निकालना था हमको, क्या निकालना था कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, अंत में ब्याज जो है कितना दिया गया था ये निकालना है। अब क्वेश्चन के शुरू में देखो कि 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि पर परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 रुपए था। मतलब एक निश्चित धनराशि, अब हमने निश्चित धनराशि निकाल लिया कि कितना है, 1325 है। इस 1325 रुपए पर हमें कितना मिश्रधन आखिरी में मिला था, 1484 रुपए जो है आखिरी में मिला था। मतलब ये हमारा P का वैल्यू हो गया, ये हमारा A की वैल्यू हो गया, मिश्रधन। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि उस निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया। अब हमको मूलधन मालूम चल गया, अब हमको मिश्रधन मालूम चल गया, हम ब्याज निकालेंगे कैसे, हाँ घटाना, किसमें किसको घटाना है, मिश्रधन में मूलधन को घटाते हैं तो हमको ब्याज मिल जाता है। तो हम जानते हैं SI बराबर A माइनस P। अब SI हमको निकालना है, A हमारा दिया है 1484 माइनस 1325, कर दो कितना आएगा, देखो 14 में 5 घटा दो, 9 14, इसको 14 मानेंगे है ना, 1484 है तो 14 में 5 घटा दो कितना आएगा, 9 आएगा। अब हासिल 1 ले लिए, 8 में 3 घटा दो 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में 13 घटा दो 1 आएगा, कितना आ गया 100 कितना आ गया 59, देख लो 159 रुपए, ठीक, क्लियर हो गया। तो सब सरल रहता है, जो भी कमी या बेसी रहता है वो उसके कमी या बेसी के बराबर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो इसको बना करके देखना, तीसरा क्वेश्चन बना करके देखना आप लोग, नहीं बनेगा तो कल बता दूंगा। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर में मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर जो है क्या होगी, ठीक है। किसी दर से किसी समयावधि के लिए, समय हमको नहीं दिया गया है। दूसरे में कहा गया है कि 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर पर मूलधन का मिश्रधन से अनुपात, मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। यानी अगर हम 5 रुपया लगा रहे हैं तो कितना रुपया हमको मिल रहा है, 7 रुपया। तो हम अगर 7 में 5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यही 2 हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, क्योंकि A में P को घटाते हैं तो क्या मिलता है, ब्याज। तो ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय कहा गया है 3 वर्ष, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो जब हमको समय मिल गया 3 वर्ष, जब हमको ब्याज मिल गया, जब हमको मूलधन 5 मिल गया, तो क्या हम निकाल सकते हैं दर आराम से, तो कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा, आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो और करना है क्वेश्चन पेपर का एक आध क्वेश्चन, बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो फिर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत आया हुआ सवाल है उसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको मालूम चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में आता है कि नहीं है, है ना। अगर आता है या कुछ अलग टाइप का प्रश्न आता है तो हम उसको कैसे सरल करें, ठीक है। तो वो सारा चीज जो है यहाँ पे पता चलता है।
तो मैं पीछे से सरल करने का कोशिश करता हूँ। आखिरी में जो भी आया हुआ था हमारा 2019 के शिक्षक भर्ती में हमारा सवाल पूछा गया था। चलो देखते हैं क्या सवाल पूछा गया था, किस टाइप के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। चलो प्रश्न को लिखोगे, प्रश्न को आप लोग। देख लेते हैं आया है कि नहीं आया है। चलो लिखो प्रश्न। यदि कोई राशि 8 वर्ष में, यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर, यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर, ठीक है, किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर 2 गुनी हो जाती है, किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर 2 गुनी हो जाती है। किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखो ये क्वेश्चन बन पाएगा क्या? बन जाएगा बोलोगे उसको बना लेना, और नहीं बनेगा बोलोगे उसको मैं तुरंत बताऊंगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पूछा गया था 2019 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में। देखो कितना सरल है ना। यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कोई धनराशि 8 वर्ष में, है ना, कोई धनराशि कहा गया है, यानी P की वैल्यू हमको जो है कहा गया है कि P जो है, कोई धनराशि हम मान लिए P 8 वर्ष में, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में क्या हो जाती है कहा है? किसी दर से, अब दर भी हमको नहीं मालूम, किसी दर से R मान लिया हमने, कितनी हो जाती है? साधारण ब्याज पर लगाने पर 2 गुनी हो जाती है, यानी 2P हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर जो है कितनी होगी? ठीक है, कोई धनराशि है P जो 8 वर्ष में R% पर कितनी हो जाती है? 2P हो जाती है। तो क्या करना है? उसका ब्याज की दर जो है ज्ञात करनी है। क्या बना लोगे इसको? अब देखो बना लोगे कि बताऊं? बन जाएगा ना। देखो मैं हिंट दे देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ। पहले हमारा धन P था, 8 वर्ष में R% पर हमने क्या किया? उसको 2P कर लिया, जस्ट दुगना कर लिया, लगाने पर दुगनी हो जाती है कहा है। अब पहले P था, आखिरी में कितना हो गया? 2P हो गया। कितना बढ़ा? 1P बढ़ा, है ना। P से P जोड़ेंगे तो 2P आता है, 1P बढ़ा, वही हमारा क्या है? ब्याज है। तो हम जानते हैं SI बराबर PRT/100। अब SI हमको मिल गया, 2P में P को घटा दोगे तो P मिलेगा हमारा बराबर, यहां से हमारा क्या हो जाएगा? P और R और T तो हमारा दिया हुआ है कितना? 8 वर्ष, सब में गुणा लगा लो, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। P से P कटा और 100 को इधर ले जाएंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर R हो जाएगा। अब इसको सरल कर दो, कटा दो, और 50 बार में, और ये 2 चौक 8 4 बार में, फिर ये 25 बार में, फिर ये हो जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा? R की वैल्यू लगभग 12.5। 25 बटे 2 करेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक। आगे आंसर, चलो इस तरीके से बनाएंगे। कितना सरल था? बहुत सरल था, है ना। 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है 10.5, 8.5, 9 सही 1/4 और 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। ये सवाल मैंने करवाया हुआ था, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर बाकी आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। ये आपके 2019 शिक्षक भर्ती में जो है पूछा गया प्रश्न था।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आपके आते हैं, बहुत ही सरल सरल सवाल आपके पूछे जाते हैं, कोई कठिन सवाल आपका नहीं आता है ना। बस समझना है कि किस तरीके से कैसे जो है बनाया जाता है, फिर बहुत ही सरल हो जाते हैं। चलो 2023 में क्या पूछा गया था ये भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। 2023 में पूरा गणित 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 सवाल आया हुआ था, है ना। चलो लिखो प्रश्न। एक राशि को, क्वेश्चन लिखो, लिखोगे? चलो इसी को बस कर लेते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर और कुछ कुछ है उसको बना करके देखना आप लोग, नहीं बनेगा तो बताना। शिक्षक भर्ती में आए हुआ था इस वजह से इसको कर ले रहे थे अपन। ये आपके 2019 में पूछा गया था और ये आपके 2023 में पूछा गया था। थोड़ा सा कठिन आया था 2023 के, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक है, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश पर 504 रुपए प्राप्त होते हैं। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश पर 504 रुपए प्राप्त होते हैं। 504 रुपए निवेश पर 504 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 यानी 2 सही 1/2 या 2.5 भी लिख सकते हो, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश करने पर धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो कितना सरल था ये, चलो बता देते हैं। ये कोई ऐसे क्वेश्चन सरल कराए थे अपन, ठीक है। चलो हो गया, चलो बता देते हैं। एक राशि को, अब हमको मालूम नहीं है कि हमारा मूलधन क्या है, राशि क्या है, हमको मालूम नहीं। मान लेंगे कि हमारा जो है क्या है राशि। क्या कहा गया है कि एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपए जो है प्राप्त होता है। 504 रुपए प्राप्त होता है, कहा है मतलब 504 रुपए क्या है, उसका मिश्र धन है। जो अंत में ब्याज के साथ में मिलता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 504 रुपए। 504 रुपए बराबर, अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे A की वैल्यू हमको दिया है 504 और P हमको दिया नहीं है, तो P हमने मान लिया। फिर यहाँ पे 1 प्लस R की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, देखो 5% पर, तो ये हो जाएगा 5 गुणित T हमको दिया है क्या, 4 साल के लिए, तो 4 हो जाएगा पूरे का बटे 100। सरल करना है बस और कुछ नहीं है। P ये हो जाएगा 1 प्लस 5 चौक 20, 20 बटे 100 और यहां से हो जाएगा 504। अब यहां से निकाल लो 20 से कम 20, है ना। अब यहां से इसको काट देते हैं पहले, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, 1/5 आ गया, 5 एकम 5 और एक 6/5, तो ये हो जाएगा P गुणित 6/5। डायरेक्ट मैंने किया है, ठीक है, याद रखना। अब ऊपर से 6 को कटा के देखो कट रहा है क्या, ऊपर का ये 6 इससे कट रहा है क्या, 6 8 48, ठीक है, 6 से कटा दो, 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24। अब यहां से P बराबर, अब 5 को इसके साथ गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, कितना आ गया, 420 रुपए। अब हमको क्या मिल गया, मूलधन मिल गया। अब फिर से क्वेश्चन में एक स्टेप और कहा गया है कि उसी राशि मतलब 420 रुपया को, ठीक है, कितने प्रतिशत, 10% पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी धनराशि हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, धनराशि निकालना है।
अब उसी रुपए को यानी 420 गुणित कितने प्रतिशत, 10%, कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। 2.5 वर्ष को आप 2.5 भी लिख सकते हो, तो 2.5 लिख लेता हूं मैं, पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको फिर से सरल कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो आप इसको गुणा कर सकते हो, या दशमलव को हटाएंगे तो बटे 10 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 25 गुणित 42 कर दो, या इसको और कटा दो, 5 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 से और कटा दो, 21 बार में। अब 21 गुणित 5 बच गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 105 रुपए। ये 105 रुपए हमारा क्या है, ब्याज है, क्योंकि हम इसका फार्मूला, हम पीआरटी हम जो निकालते हैं फार्मूला, वो हमारा ब्याज है, तो 105 रुपए ब्याज मुझे मिला। लेकिन क्या कहा गया है यहाँ पे, कितनी धनराशि हो जाएगी। अब धनराशि पूछा है हमको, लेकिन हमको ये तो हमारा ब्याज है। अब हम क्या करेंगे, जो धनराशि है इसमें 105 में हम क्या जोड़ देंगे, 420 रुपया को जोड़ देंगे, क्योंकि ब्याज में जब हम मूलधन को जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है, और यही वह धनराशि है। तो यहां से ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, 525 रुपए, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 420, 450, 525 और 550। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता, 525 सी ऑप्शन जो है आ जाता, ठीक। सरल है, बहुत सरल है। एक कंडीशन से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसी पी की वैल्यू को रख करके हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज को मूलधन के साथ में जोड़ देंगे, तो हमारा मिश्र धन या वह धनराशि है जो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और भी आपके सवाल जो है आए हुए हैं उसको आप लोग देख लेना, क्या क्या सवाल आए हैं, और बनाने का प्रयास करना। अगर नहीं बनता है तो बताएंगे अपन। बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सब के सब सरल करना, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको सरल करना, और कुछ भी नहीं बनता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर।